कोरोना वायरस की वैक्सीन तो आ चुकी है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जिसकी वैक्सीन शायद बनाई नहीं जा सकती। और यह बीमारी है जमीन की भूख की बीमारी, विस्तारवाद की बीमारी। प्राचीन चीन के सैन्य रणनीतिकार और दार्शनिक सुन त्सू के मुताबिक हर युद्ध लड़े जाने से पहले ही जीत लिया जाता है। उनके मुताबिक दुश्मन पर हमला करने के बजाय दुश्मन के दिमाग पर हमला करना ज्यादा बेहतर है। अब तक चीन इन्हीं की नीतियों के सहारे अपने दुश्मनों को मात देता आया है, लेकिन अब भारत ने ही सुन त्सू की नीतियों को अपनाकर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन को कमजोर कर दिया। यानी चीन का फॉर्मूला चीन के ऊपर ही प्रयोग कर दिया। एलएसी के इस मोर्चे पर चीन की इस कमजोरी का एक बहुत ही सनसनीखेज वीडियो हमारे पास आया है, जिसमें भारतीय सेना चीन के सैनिकों के मुकाबले ज्यादा बेहतर स्थिति में है। और इस वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कैसे भारतीय चौकियों के सामने चीन ने लद्दाख में अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। इस पहाड़ी से दूर नीचे की घाटी में मौजूद चीन की सेना के टैंक्स आपको बहुत छोटे आकार में दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत दूर से बनाया गया है। सबसे पहले आप 16 सेकंड के इस वीडियो को देखिए और फिर हम इसमें मौजूद संदेश की बात करेंगे। यह वीडियो हम आपको बता दें, जो भारत की चौकियां हैं जहां भारतीय सेना तैनात है, उन चौकियों के सामने चीन ने बड़ी संख्या में अपने टैंक्स तैनात कर दिए हैं और इस वीडियो में आप उन्हीं टैंक्स को देख पा रहे हैं। ये आज की बहुत बड़ी खबर है। इन तस्वीरों में आप चीन के जिन टैंक्स को देख रहे हैं उनमें चीन के सबसे आधुनिक T-99 टैंक्स भी शामिल हैं और ये टैंक्स लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकते हैं। लेकिन चीन के इन सैनिकों को यह नहीं पता कि इन पहाड़ों की ऊंचाई पर भारतीय सेना कहां कहां पर मौजूद है, यानी हमारे ठिकानों के बारे में इन्हें पता नहीं है। इसलिए वो भारतीय सैनिकों को निशाना अभी नहीं बना पाएंगे। लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीन ने इन्हीं टैंक्स को बड़ी संख्या में तैनात कर दिया है। अब चीन की इस तैयारी की वजह भी आप समझ लीजिए। पहाड़ों पर होने वाले युद्ध में जीत उसी सेना की होती है जिसके कब्जे में ऊंचाई वाला इलाका होता है। यह एलएसी पर रेचिनला, रेजोंगला और मुखपरी पहाड़ियों का हिस्सा है। यहां भारतीय सेना चोटी पर बैठी है और चीन की सेना नीचे घाटी में है। और आपको याद होगा, भारत के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि भारतीय सेना ने कुछ चोटियों को पहले से ही अपने कब्जे में ले लिया था, ताकि हाइट का जो फायदा है वो भारतीय सेना को मिलता रहे। इसलिए चीन की सेना युद्ध लड़ने से पहले ही कई मोर्चों पर कमजोर हो चुकी है और चीन ने अपनी इसी कमजोरी का मुकाबला करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में अब यहां टैंक्स को तैनात कर दिया है। हालांकि यहां पर चीन के लिए भारतीय सैनिकों से बचकर कोई भी घुसपैठ करना नामुमकिन है और इसका मतलब यह है कि ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सैनिकों के लिए चीन के ये टैंक्स आसान निशाना है। अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका मतलब है पहले आओ पहले पाओ। और आपने भी कहावत जरूर सुनी होगी, जो पहले आता है उसे अपनी कोशिशों का नतीजा पहले मिलता है। भारत की सेना इन ऊंची चोटियों पर चीन से पहले पहुंच गई और अब भारत चीन से इस समय ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। लद्दाख के इलाके में टैंक्स किसी भी हमले का नतीजा बदल सकते हैं, इसलिए चीन की सेना का मुकाबला करने के लिए भारत ने भी पूरी तैयारी की है। यहां पर भारतीय सेना के सबसे आधुनिक T-90 टैंक्स के साथ साथ T-72 टैंक्स भी तैनात हैं। अगर भारतीय सेना के टैंक्स 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात नहीं होते तो चीन के इन टैंक्स को भारतीय इलाकों में घुसने से रोकना हमारे लिए मुश्किल हो जाता और ये पूरी दुनिया में अब तक की सबसे ऊंची चोटियों पर टैंक्स की तैनाती है। चीन के टैंक्स भी एलएसी तक आने वाले रास्ते के पास पोजीशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और तैनात भी हैं। और चीन ने अपने टैंक्स को पिछले वर्ष के मई महीने में तनाव शुरू होने के बाद लद्दाख में तैनात करना शुरू कर दिया था।
चीन की सेना के टैंक्स ही नहीं बल्कि उनका मिलिट्री बेस भी भारतीय सेना की नजर में है, जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीन का एक ऐसा ही बेस है चीनी सेना का, और अब यह बेस भी भारतीय सैनिकों की निगरानी में है। पिछले वर्ष 29 और 30 अगस्त को भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से पर कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर खुद को बहुत मजबूत कर लिया था। इसे आप इस नक्शे के जरिए देख पाएंगे। अगर 29 अगस्त की रात चीन की सेना आगे बढ़ जाती तो चीन पूरे चुशूल सेक्टर पर बहुत आराम से नजर रख सकता था। इस इलाके में भारतीय सेना की हवाई पट्टी समेत कई महत्वपूर्ण मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और यह इलाका इतना समतल और चौड़ा है कि यहां बड़े बड़े टैंक्स और तोपों को आसानी से तैनात किया जा सकता है। जिस जगह पर भारत की सेना ने अपना नियंत्रण स्थापित किया उसके करीब ही पैंगोंग लेक का फिंगर एरिया है। इस इलाके में चीन की सेना ने फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच कब्जा कर रखा है। ऊंचाई पर कब्जा करने से भारत को एक फायदा यह भी मिलेगा कि बातचीत की टेबल पर भारत चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है, और भारत की जो नेगोशिएटिंग पावर है वो काफी बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय सेना इस समय ऊंचाइयों पर तैनात है और कई महत्वपूर्ण चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा है। और फायदा यह होगा क्योंकि भारतीय सेना ऊंचाई पर तैनात है, इसलिए वो चीन की सेना की हर हरकत पर नजर रख सकती है। और यह वीडियो भी इसीलिए बन पाया क्योंकि हमारी सेना ऊंचाई पर है, और जैसे ही चीन ने अपने ये टैंक्स तैनात किए हमें तुरंत पता चल गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि LAC पर दोनों देशों के 50,000 से ज्यादा सैनिक इस समय आमने सामने हैं, और यह स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन फिलहाल नियंत्रण के बाहर नहीं है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए 8 राउंड की बातचीत हो चुकी है। हालांकि इसके बाद भी चीन की सेना ने अपनी तैनाती में कोई कमी नहीं की है। चीन को सैनिक, टेक्नोलॉजी और आर्थिक रूप से एक मजबूत देश माना जाता है, लेकिन किसी राष्ट्र की शक्ति उसके लोगों के मन में देशभक्ति से भी तय होती है। चीन की सेना राष्ट्र की जगह कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति जवाबदेह है। वो कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट करती है, इसलिए वो देश की सेना नहीं है, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। चीन की सेना में राष्ट्रवाद की बहुत कमी है और पार्टीवाद कहीं ज्यादा है। हमारी सेना अगर आप देखेंगे, हमारी सेना राष्ट्रवाद से भरी हुई है। चीन के सैनिक अपने माता पिता की अकेली संतान है। चीन की सेना में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी का एक वायरस है जो वीरता के सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देता है। ऐसे में चीन भले ही टैंक ले आए या फिर आधुनिक घातक हथियार ले आए, लेकिन विजय के लिए जरूरी जज्बा, विजय के लिए जरूरी राष्ट्रवाद उसके पास नहीं है। चीन ने अपना आखिरी युद्ध वियतनाम के साथ लड़ा था, और जब इस युद्ध में उसकी हार का विश्लेषण किया गया तो पता चला था कि उसके सैनिकों में अपने राष्ट्र के लिए विजय पाने की इच्छा शक्ति बहुत कमजोर थी। ज्यादातर सैनिक लड़ना नहीं चाहते थे, ज्यादातर सैनिक अपने घर जाना चाहते थे, अपने माँ बाप और परिवार के पास। इसीलिए हमने कहा कि जो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है चीन में, वो उनकी सेना को भी कमजोर कर नहीं रही है, बल्कि पहले से ही कर चुकी है, क्योंकि उनके सैनिक लड़ना नहीं चाहते। उनके सैनिक ऐसी जगहों पर वर्षों तक तैनाती नहीं चाहते, वो अपने परिवार के साथ आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। अब हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि पहाड़ों की ऊंचाई पर किसी सेना के होने का मतलब क्या है। अगर लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच युद्ध हुआ तो वहां पहाड़ों पर लड़ाई के नियम क्या होंगे और कौन कौन से नियम लागू होंगे। पहाड़ों की चोटियों पर मौजूद एक भारतीय सैनिक का मुकाबला करने के लिए चीन को कम से कम 9 सैनिकों की जरूरत होगी। अब आप समझिए कि जब भारतीय सेना ने कुछ महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा किया था उसका मतलब क्या था। एक भारतीय सेना के सैनिक के लिए चीन को 9 सैनिक लगेंगे, क्योंकि चीन नीचे बैठा हुआ है, भारतीय सेना ऊपर। सैनिकों की संख्या का फॉर्मूला उनके हथियारों पर भी लागू होता है। निचले इलाकों में मौजूद सैनिकों को ज्यादा घातक हथियारों की जरूरत पड़ेगी ताकि वो ऊंचाई पर बैठे दुश्मन पर सटीक हमला कर सकें, सटीक निशाना लगा सकें। माना जाता है कि पिछले 2000 वर्षों से चीन और दुनिया के दूसरे देशों में भी लड़ाई के दौरान इसी सिद्धांत को अपनाया गया। चीन के प्रसिद्ध सैन्य रणनीतिकार, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले भी बताया, सुन त्सू ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। इसमें लिखा है, युद्ध करते समय हर सेना की कोशिश यह होनी चाहिए कि वो खुद ऊंचाई पर रहे और दुश्मन को अपने से निचले स्थानों पर रखे। और भारत इस वक्त सुन त्सू के इसी सिद्धांत पर चल रहा है। इसलिए अब आप यह मान लीजिए कि चीन जिन सिद्धांतों पर काम करता था, आज हमने उन्हीं सिद्धांतों को चीन के ऊपर लागू कर दिया। इसलिए चीन को
समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में अब टैंक लेकर वहां पहुंचा है। दुश्मन के खिलाफ ऊंचाई पर पहुंचना और वहां डटकर बैठ जाना, यह सैनिक रणनीति कितनी महत्वपूर्ण है, यह आपने आज देख लिया। सैन्य रणनीति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब आपको भारत के इतिहास के वो उदाहरण दिखाते हैं जब हम सैन्य ऊंचाई हासिल करने के बाद भी उसका फायदा नहीं उठा पाए, और उस समय के राष्ट्र प्रमुखों की गलतियों का नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 सीमाओं पर 13 दिनों तक युद्ध चला था। पूर्वी पाकिस्तान नक्शे से मिट गया था, उसकी जगह बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में भारत ने पाकिस्तानी पंजाब और सिंध के लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इतनी जमीन पर दिल्ली जैसे 10 शहर बसाए जा सकते थे। युद्ध के बाद 1972 के शिमला समझौते में इंदिरा गांधी ने सद्भावना दिखाते हुए पाकिस्तान को पूरी जमीन लौटा दी और बंदी बनाए गए 93,000 सैनिकों को भी वापस भेज दिया बाइज्जत। अगर भारत चाहता तो इस युद्ध में हासिल की गई विजय के बदले में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर वापस मांग सकता था, लेकिन मांगा नहीं और तब मिल भी जाता। इसका नतीजा यह हुआ कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा आज भी पाकिस्तान के पास है और यह हिस्सा हमने वहीं रहने दिया, वरना इन 93,000 सैनिकों के बदले हम पीओके को बहुत आराम से मांग सकते थे। इससे पहले वर्ष 1965 में भी भारत के सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के हाजीपीर पास पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ताशकंद समझौते के बाद इसे भी पाकिस्तान को वापस दे दिया गया। यह इलाका तब से लेकर आज तक पाकिस्तान के पास है और इस रास्ते की मदद से ही पाकिस्तान आज भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजता है। अगर भारत ने 1965 और 1971 में जीते गए इलाकों को छोड़ा नहीं होता तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर भी वर्षों पहले रोक लग जाती और 1999 में पाकिस्तान के घुसपैठिए कारगिल की पहाड़ियों पर भी कब्जा नहीं कर पाते और इन पर दोबारा कब्जा पाने के लिए भारत के 500 से ज्यादा सैनिकों को शहीद नहीं होना पड़ता। इसे दर्शन की भाषा में कहें तो सुपर पावर बनने के लिए ऊंचाई पर पहुंचना और वहां पर डटकर बैठना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि चीन लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि जिन ऊंचाइयों पर, जिन चोटियों पर भारतीय सेना बैठी है वो वहां से हट जाए, क्योंकि चीन जानता है कि इन चोटियों पर जो सेना बैठी है उसका मतलब क्या है। भारतीय सेना चीन का मजबूती से जवाब दे रही है, लेकिन चीन की सरकार से अगर उनका कोई अपना भी सवाल पूछे तो ये बात उन्हें पसंद नहीं आती। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.